आपके कहने का मतलब है कि ये जो विमान क्रैश हुआ है तो इसमें किसी ने तकनीकी गड़बड़ी हो सकता है। की होगी। क्या सर कोई ऐसा प्रोटोकॉल है कि जो ब्लैक बॉक्स की रीडिंग होती है उसको सार्वजनिक किया जाए? कंपनीज एफडीआर की रीडिंग नहीं बताना चाहते। बख्शी साहब, 242 के आसपास लोग मर जाते हैं। कंपनी की पॉलिसी बढ़ी या 242 लोगों की मौत बढ़ी? असलियत में कोई कंपनी नहीं, 500 भी लोगों को कोई परवाह नहीं करेगा। आप 242 की बात कर रहे हैं। ये सारा का सारा गेम इकोनॉमिक गेन है। भाई, आपने इतनी बड़ी बात कही कि पैसों के सामने जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, पैसों के सामने उनके लिए इंसानी जिंदगियों की कोई मैं कीमत आप नहीं क्या है। जो 1962 की वो लड़ाई थी कि वो रिपोर्ट है। एंडरसन बुक रिपोर्ट वो क्यों नहीं आपने देखी अभी तक? सिर्फ कह देना उन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंका, ये एक बड़ा अजीब सेंटेंस है जो मेरे को मैं तंग आ गया हूँ सुन के। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई ख़राब मौसम था, विजिबिलिटी थी नहीं, उसके बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया। नो, इट शुड नॉट बी अलाउड। नमस्कार, अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे गंभीर और संवेदनशील इशू पर बात करने जा रहा हूं जिससे आप लोग मुखातिब हो चुके हैं। इशू है अहमदाबाद प्लेन क्रैश। इसमें क्या टेक्निकल खामियां रही, क्या मानवीय त्रुटि रही, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भूतपूर्व वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ये टेक्निकल फेलियर था या कुछ और। बख्शी साहब, स्वागत है आपका। जहाँ तक बख्शी साहब की बात है तो बख्शी साहब 1971 की वॉर में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा विदेश की धरती पर कई आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करने का काम कर चुके हैं, एक्स एनडीए हैं, फाइटर पायलट रह चुके हैं। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट विद अनुराग में। थैंक यू वेरी मच। बख्शी साहब, जब से ये प्लेन क्रैश की घटना हुई है तो मैंने देखा कि हर घर में एक अलग सी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज शुरू हो गई हैं कि भाई हम लोग कितने सेफ़ हैं। एक आंकड़ा बताता है कि रोज़ाना 5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो एयर ट्रैवल करते हैं। पहले तो कोई नहीं सोचता था कि भाई एयर ट्रैवल के बारे में वो कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ़ है, बट लेकिन हर किसी को अपने काम के लिए जाना है और एयर ट्रैवल सबसे आसान तरीका है देश में किसी भी हिस्से में घंटे 2 घंटे के अंदर पहुंचने के लिए। लेकिन आज हर कोई डर रहा है एयरप्लेन में बैठने के लिए। तो क्या उनका डर वाजिब है या एक घटना से लोगों को डरना नहीं चाहिए? अनुराग जी, ऐसी बात यह है कि इस देश की बात नहीं, अब दुनिया की बात ले लीजिए जी। ये एक साधन है ट्रैवल का। अब आपके पास भी गाड़ियां हैं, मेरे पास भी गाड़ियां हैं, पर आपकी गाड़ियों में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा, मेरी में कम हो रहा। क्यों? क्योंकि आप सावधानी बरत रहे हैं, हम सावधानी नहीं बरत रहे। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एयर ट्रैवल का अगर हम आंकड़ा लें पर मिलियन फ्लाइंग आवर्स में कितने एक्सीडेंट हुए हैं तो उसका, और पर मिलियन रेलवे आवर्स में कितने एक्सीडेंट होते हैं, पर मिलियन कार के, और ये तो देखा तो बाई एयर इतना डेंजरस नहीं है अगर आंकड़े के हिसाब से चला जाए। पर जब हादसा होता है तो उसका विजुअलाइजेशन ऐसा हो जाता है, उसके ऊपर चर्चे ऐसे हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो जैसी कहानियाँ निकलती हैं, सब अपनी अपने को इसमें बहुत जानकार समझ के अपनी जो वर्णन करते हैं, उससे बड़ा हानि होती है, उससे थोड़े डर पैदा होता है। पर वैसे भी पर ये नहीं मैं कह रहा कि एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। अब देखिए उत्तराखंड में ही 1 महीने में 5 एक्सीडेंट हो गए हेलीकॉप्टर के 6 हफ्ते में। तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पर एक्सीडेंट जब होते हैं उनके पीछे कारण होता है। कोई भी एक्सीडेंट हो, कारण होता है। क्या रेल गाड़ी, हवाई जहाज़, कोई भी समुद्री जहाज़, कोई भी एक्सीडेंट के पीछे कारण होता है। उस कारण को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे एफडीआर वगैरह की आप बात सुन रहे हैं, तो वो सब चल रहा है। पर जो पिक्चराइजेशन ऑफ एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है
आग लगी है, धुआं निकल रहा है, एकदम से 1 घंटे के अंदर इतने लोग खत्म हो गए। ये सारा का सारा एक दिल को एक बहुत झटका दिखाता है, जिसको कहते हैं दहशत फैलाता है। जी ये बख्शी बात साहब, है। देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हम रोड एक्सीडेंट्स को देखें या हम रेल दुर्घटनाओं को देखें तो उनका ग्राफ हवाई दुर्घटनाओं से बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए जब हम घर से निकलते हैं तो हम सोचते हैं गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो उसमें एक दिमाग में एक मेंटल साइकोलॉजिकल एक वो रहता है कि यार बचने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। मैं लेकिन हवा में अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ भगवान भरोसे होता मैं है। आपकी बात तो से हवाई जहाज को लेकर लोगों में इसलिए ज़्यादा डर है कि कोई नहीं बच पाए एक आदमी को छोड़कर। ठीक है, ये है, ये हो सकता है कि हवाई एक्सीडेंट ज़्यादा खतरनाक होता है, जो रोड एक्सीडेंट इतना खतरनाक नहीं होता, फिर भी बचने के ज़्यादा, अगर घायल भी हो गए हो तो आपको लोग ले गए, उठाने के ले जाएंगे, हॉस्पिटल पास होता है, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ ठीक है, मैं मानता हूँ। ट्रेन एक्सीडेंट भी बड़ा हादसा, बड़ा भयंकर होता है, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, पर वहाँ पे भी लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये तो चीज़ चलती रहेगी। हमको ये देखना होता है कि आपको एक्सीडेंट्स किस तरीके से कम किए जा सकते हैं। फ्लाइट सेफ्टी भी इसी तरीके पे इस पर काम करती है कि किस तरीके से आपके हवाई हादसे कम हों। उसके लिए आंकड़े होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। जब चीज़ फेल होने लगती है, कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई फेलियर आने लगता है, तो कई छोटी छोटी इंसिडेंट्स होती हैं, उससे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। मेंटेनेंस में आपको गड़बड़ी दिखाई नहीं देने लग जाएगी, एक ही गलती गली गली दोहराई जाने लग जाएगी, वो पता चल जाएगा। और फिर अगर इसमें कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो लोग शॉर्टकट लेते हैं। जो कि धनवान लोग एयरलाइन को ओन करते हैं, वो नहीं चाहते कि खर्चा ज़्यादा बढ़े, खर्चा कम करने के लिए शॉर्टकट लेते हैं। ये भी देखा गया है, ये नहीं मैं मनगढ़ंत नहीं है, ये है कि एक पार्ट है उसको 20 घंटे में आपको चेंज करना है, तो कहेंगे अच्छा है इंजीनियर साहब इसको 25 घंटे कर दे, अच्छा हाँ साहब कर दो। अब वो भी कर देगा कि हाँ मैं एक्सटेंड कर दिया 25 घंटे, या 5 लैंडिंग और निकाल दूंगा इस टायर से, या इस शाफ्ट को चेंज करना है, या फिर ये चीज़ जब कमर्शलाइजेशन शुरू हो जाती है तो शॉर्टकट शुरू हो जाते हैं। जब शॉर्टकट शुरू हो जाते हैं तब फिर ये हादसे आने, इंसिडेंट्स बनते हैं, इंसिडेंट से एक्सीडेंट्स बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको आपका सोच इस लाइन पे चलनी चाहिए। सर इस इशू पर भी बात करेंगे। देखिए सर, जब भी कोई घटना या दुर्घटना होती है, अगर उसका वीडियो सामने नहीं आता तब तो हम लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जिस घटना को हमने विजुलाइज होते हुए देखा, कैसे A-71 जो फ़्लाइट थी उसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ की 1 मिनट बाद ही के अंदर ही वो क्रैश हो गई। बिल्कुल। तो सर इसको लेके आपका पहला नज़रिया क्या है? क्या सिर्फ ये टेक्निकल फॉल्ट था या फिर ये कोई सिस्टम का कोई ऐसा फॉल्ट था जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, टेक्निकल फॉल्ट सिस्टम का ही फॉल्ट होता है, पर सिस्टम का फॉल्ट मतलब प्रोसीजरल क्या कई चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं पायलट हूँ, मैं फाइटर पायलट रह चुका हूँ, मुझे पता है, मेरे एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसी को ले लिए टेक ऑफ के बाद में, छोटी सी चीज़ है, कोई भी जहाज़ टेक ऑफ के बाद आपका इंजन फेल हो गया, क्या करोगे? आपके भी 100 फीट हाइट है, 150 है, 200 है, जो भी है, आप क्या कर सकते हो? फ्लाइंग तो इंजन से पावर नहीं मिल रही, तो आप उसको थोड़ा सा लेफ्ट या राइट टर्न ही कर सकते हो, शायद पेड़ बचाने के लिए कुछ, वाइल लैंडिंग उसमें आपकी स्पीड ही नहीं रह जाएगी। अगर आप ज़्यादा उसमें हरकत करोगे तो स्टॉल कर जाओगे। आपको सबसे ज़्यादा आगे लैंड करना पड़ता है, चाहे आगे पहाड़ी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, आपको आगे लैंड करना है। आप उससे टकराओगे, उसके हाथ में, पायलट के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। बात सारी तब आती है कि अच्छा भाई इंजन क्यों फेल हुआ। ये नहीं कि इंजन फेल हो गया तो पायलट ने क्यों नहीं बचाया। पायलट को तो आपने ये फील्ड एयरक्राफ्ट दे दिया, अब वो क्या करेगा? इंजन क्यों फेल हुआ, अब इस पे बात चलती है। तो इसके लिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, FDR, उसके अंदर साथ में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। इसको पूरे ब्लैक बॉक्स का जो टेक्नोलॉजी नेम दिया गया है, हालांकि ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज कलर का होता है, और उसको उसमें सारी के सारे आंकड़े आ जाते हैं। आपका किस टैक्सी स्टार्टअप में क्या था, RPM, आपके जेट पाइप टेम्परेचर्स क्या थे, ऑयल प्रेशर क्या थे, वो क्या थे, सब उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है टाइम वाइज।
टैक्सिंग की स्पीड पे कर रहा था पायलट, ब्रेक्स का क्या हालत थी, ये भी पता चल जाएगा। लाइनअप पे क्या टेम्परेचर्स थे, क्या फ्यूल था, एम्बियंट टेम्परेचर्स वगैरह सब कुछ, पायलट आपस में बात क्या कर रहे थे, पायलट एटीसी से क्या बात कर रहा था, वो भी आ जाएगा। तो अब जब इसको ब्लैक बॉक्स को खोलेंगे तब आपको पता चल जाएगा अहमदाबाद का एक क्रैश में क्या इंजन फेल था, या पावर टोटल इलेक्ट्रिकल पावर था, या इंजन दोनों इंजन कट हो गए। अब दोनों इंजन कट होना एक बड़ा ही रेयर ऑफ द रेयर केस, कि फ्यूल दोनों इंजन में आना, उसको कहते हैं फ्लेम आउट। जेट इंजन को फ्लेम आउट बोलते हैं, मतलब फ्लेम आपकी चली गई। क्यों चली गई? आपका ईंधन आना बंद हो गया। ईंधन क्यों आना बंद हुआ? क्या ईंधन की सप्लाई लाइन में अड़चन आई, क्या वो टूट गई? ये सारा का सारा पता वो भी चल जाएगा कि टैंक से जब फ्यूल आ रहा था कि नहीं आ रहा था, कि कब आना बंद हुआ, वो भी आ जाएगा एफडीआर में। इंजन में फ्यूल जाना बंद कब हुआ, वो भी आ जाएगा एफडीआर में, आपको सब पता चल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम लोग और भी तो रीज़न तो ये पता चल जाएगा। पर मेरी और आपकी जो कन्वर्सेशन है, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या हो सकते हैं एक्सीडेंट में, क्या क्या हो सकता है इसमें। अब ये जो इनमें हुआ, अब हो सकता है, अब हो सकता है तो बड़ी चीज़ है। अब ये तो कोई नहीं, किसी ने पूछा पायलट का हार्ट अटैक हो गया, वो भी नहीं पता। कजाकिस्तान कोई ऐसी एक कंट्री है जिसके 2 पायलट लड़ने लग गए आपस में, वो भी हो सकता है। कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमको अभी इसमें अभी कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है। पर खुशखबरी ये है कि क्योंकि एफडीआर मिल गया है, अब एफडीआर की रीडिंग शुरू होगी। अब देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो बात से बात निकलेगी। एफडीआर क्या होता है? कंपनी का, जिससे कंपनी ने लगाया है, कोई भी कंपनी हो, चाहे बख्शी कंपनी हो या आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी, आपको इंटरेस्ट रहेगा भैया मेरा जहाज़ है, मेरा सामान है, एफडीआर में क्या है ये भी देखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ की बात नहीं कर रहा, पर मैंने ये देखा है कंपनीज एफडीआर की रीडिंग नहीं बताना चाहते, छुपाना चाहते हैं कि रीडिंग ना निकल जाए। अभी वीडियो में भी आने लग गया है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ये भी प्रेशर आ गया है, ये भी। और ये बड़ी पुरानी बात है, ये अभी नई बात नहीं है कि वो कंपनीज नहीं चाहती कि हमारी कोई बुराई पता चल जाए, उनका स्टॉक डाउन हो जाएगा, उनके अरबों रुपए नीचे डाउन, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी, वो तो सेल बंद हो जाएगी और उनके राइवल की सेल चल पड़ेगी ऊपर। अगर बोइंग और एयरबस में बड़ी प्रॉब्लम है तो एयरबस ऊपर चली जाएगी, बोइंग नीचे आ जाएगी। फिर तो अब किसका इंटरेस्ट कहाँ है, अब ये आप खुद बता रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं मेरे। तो अब बोइंग कंपनी आ गई है, अब देखिए क्या होता है। हमने कई टेलीविज़न में ये बोल दिया मैंने कि जो रीडिंग होगी वो पहली बार चाहे हो पूरी मीडिया को दिखाई जाए, लेट एवरी मीडिया नो कि रीडिंग क्या है एफडीआर की। उसको क्यों छुपाया जा रहा है या छुपाया जाएगा, ये नहीं कहता, पर मैं चाहता हूँ कि ये रीडिंग सबको हो, चाहे इसको करना आसान है या डिफ़िकल्ट है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता। क्या सर कोई ऐसा प्रोटोकॉल है कि जो ब्लैक बॉक्स की रीडिंग होती है उसको सार्वजनिक किया जाए, या अब से पहले जितनी भी एयर क्रैश की घटनाएं हुई हैं उसमें उसकी रीडिंग को क्या सार्वजनिक किया गया है? प्रेस रिलीज आ जाता है, एक प्रेस रिलीज आ जाता है, उसमें जो उन्होंने लिखा ना, वो प्रवक्ता को जो टाइप करके लेटर दे दिया, उन्होंने पब्लिश कर दिया, सारी मीडिया हाउसेस को दे दिया। मैं वो नहीं कह रहा, और पूरी की पूरी रीडिंग्स, सारी की सारी फाइंडिंग्स क्यों नहीं दे सकते? नहीं, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। फिर लोग पॉलिसी पहले अपने गले में पत्थर डालेंगे, फिर कहेंगे हम डूब रहे हैं। अरे पॉलिसी क्यों ऐसी? बख्शी साहब, 242 के आसपास लोग मर जाते हैं और कंपनी की पॉलिसी बढ़ी या 242 लोगों की मौत बढ़ी? देखिए ऐसा है, आप असलियत पे आइए, असलियत में कोई कंपनी नहीं, 500 भी लोगों को कोई परवाह नहीं करेगा। आप 242 की बात कर रहे हैं, कोई नहीं परवाह करता। जहाँ पैसा होता है वहाँ बड़े बड़े, वो अपने प्रेसिडेंट के जहाज़ में बम डालने को तैयार हैं पैसे के लिए। ये सारा का सारा गेम इकोनॉमिक गेन है, पावर में आने के लिए इकोनॉमिक गेन है। हाँ, दुश्मन में दुश्मनी निकालने के लिए भी होता है, सबोटाज के लिए भी होता है। हमारी जो इंक्वायरी होती है
हमने जब एयरफोर्स में हम इंक्वायरी करते थे एक्सीडेंट वगैरह की, मैं तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हूँ, सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट आखिरी कॉलम होता है। ये भी पता करिए कि सैबोटाज था कि नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो विमान क्रैश हुआ है तो इसमें किसी ने तकनीकी गड़बड़ी हो सकता है, की होगी, हो सकता है, मैं हो यही सकता है कि हो, मतलब इसका कॉलम है, आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि नहीं सैबोटाज नहीं था। आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि ये सैबोटाज नहीं था। तो इसका मतलब आपने उस पर ध्यान लगाया है कि सैबोटाज था कि नहीं। मुंह ज़बानी नहीं बोल सकते। आपने अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की हैं एयर एक्सीडेंट्स की, तो आपने स्पष्ट तौर पर कॉलम में लिखा है कि भाई वो सैबोटाज नहीं था या सैबोटाज हो सकता है? नहीं, वो कॉलम में लिखा होता है पहले, हाँ। सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट, कि ये पता करो कि सैबोटाज था कि नहीं। आपको लिखना पड़ेगा सैबोटाज नहीं था। मैं लिखता हूँ आपने यस लिखा सैबोटाज इज रूल्ड आउट। जी। तो मुझे आपकी बातों से ये लगा अभी कि आपने कहा कि कोई भी जो कंपनी है विमान बनाने वाली, वो कभी नहीं चाहेगी इस बात को कि जो भी उसकी कमियां थी वो पब्लिकली किसी के सामने आए। आमतौर पर यही चाहती हैं कि अब एक दो कोई कंपनी आप कहोगे नहीं जी वो तो हैं, होंगे, पर मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, लेकिन मैं एक आम आदमी की भाषा मैं समझता हूँ, मैं भी एक टेक्निकल व्यक्ति नहीं देखिए, मैं बोइंग की बात नहीं कर रहा, मैं एयरबस की किसी की बात नहीं कर रहा। मैं भी मैन्युफैक्चरर कंपनी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई विमान दुर्घटना हो जाती है, जैसे ये हुई, उसका ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ, उसकी रीडिंग्स सबके सामने आएंगी। सबके सामने नहीं, उस सबके सामने कमेटी का की, मतलब जो उस कमेटी के, जो हमें, तो अब उस कमेटी में डीजीसीए भी होती है और कुछ शायद विदेशी कंपनियां भी उसमें शामिल हो सकती हैं। हमारी निर्भरता पता नहीं डीजीसीए कितनी कैपेबल है कितनी नहीं है। तो जब भारत सरकार की एजेंसी बैठेगी, उस विमान की भी कंपनी के भी लोग बैठेंगे, एक विदेशी कंपनी भी बैठेगी, तो क्या तीनों को मैनेज किया जा सकता है उसमें? बिल्कुल तीनों को मैनेज किया जा सकता है। हाँ। जो ये भारत सरकार के अंडर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अल्टीमेट अथॉरिटीज भारत सरकार वो होगी, उनके अंडर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उन्होंने जहाज़ खरीदा है, ये जहाज़ खैरात पे नहीं है, हमने ये एयर इंडिया का जहाज़ है, ठीक है, तो उसमें होगी। अब पॉलिसी क्या है ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी पॉलिसी लेटर्स वगैरह नहीं पढ़े कि क्या पॉलिसी है कि एफडीआर की रीडिंग्स पब्लिक की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती। अगर नहीं की जा सकती तो क्यों नहीं की जा सकती, कि क्या में डिफ़िकल्टी है, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल हनन होता है, कौन सी ऐसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि हम क्या कि आपका भी एफडीआर की रीडिंग नहीं पूछेंगे, हमें पब्लिक नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो क्यों नहीं करते। तो और शायद वो करने को भी तैयार हो, किसी ने मांगा ना हो, शायद ये भी हो सकता है। वो तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। पर ये कहना एक एक कॉलम आ जाएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज हेल्ड एंड इट वाज एफडीआर रीडिंग, इट वाज फाउंड आउट दैट इट वाज। अच्छा बख्शी साहब, कितने दिनों का प्रोसीजर होता होगा ये? मान लीजिए ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है, तो अब ये कितने दिन का प्रोसीजर होता होगा इंक्वायरी का? वो कई बार लंबा टाइम लग जाता है, कई बार हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, कई बार उससे ज़्यादा 15-20 दिन भी लग जाते हैं, कई बार होता है। तो कुल मिलाकर मान लिया जाए कि जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, तो मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीने के अंदर सारी जो महीना इंक्वायरी है मैं तो उससे भी पहले भी हो सकता है अगर हमारी सरकार जरा और प्रेशर डाले। मेरे को लग रहा है कि हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बिल्कुल एब्सोल्युटली टाइट होल्ड कर रखा है, लोगों के सांस रुकी हुई है, तो वो करके देखी होगी, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। देखिए सर, जैसे पहले कहा जाता था कि जब देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं था, तब सब कुछ मैनेजमेंट संभव था। लेकिन ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो लेकिन जो उसके घर के अंदर ये जो हादसा हुआ है, तो इस पर भी तो मोदी जी की निगाह ज़रूर होगी कि भाई जो बोइंग कंपनी है वो किसी तरह से जांच को प्रभावित ना कर सके। बिल्कुल 100%। इसके वीडियो चल रहे हैं, ये जो वीडियो चल रहे हैं वो मोदी साहब के स्टेटमेंट्स वगैरह लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो फेक है रियल है मुझे नहीं पता, पर चल रहे हैं। मतलब ये धारणा, ये आइडिया जो आप बोल रहे हैं, इट इज़ फ्लोटिंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी, कि बाहर वाले कुछ करेंगे, हम ब्रेक डाउन ना हो, उनके आगे ना झुकें, इत्यादि इत्यादि, ये होगा। तो ये हो सकता है
ये होगा ये मैं नहीं कह सकता, पर अगर कोई करेगा तो हमारी पॉलिसीज़ बहुत तगड़ी होंगी कि होने नहीं देंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। अच्छा बख्शी साहब, एक मेरा सवाल आपसे ये और है कि जो मेरी जानकारी है और बहुत से ऐसे लोग जो एयर ट्रेवल करते हैं उनकी भी जानकारी होगी कि जब भी कोई एरोप्लेन को उड़ाता है पायलट या जो भी कंपनियां होती हैं, जो एयरलाइन कंपनियां होती हैं, जहाज़ को उड़ाने से पहले उनकी एक टेक्निकल हेल्थ की जांच होती है। क्या ये सुनिश्चित किया जाता है कि उड़ाने से पहले कि जो जहाज़ को हम उड़ा के ले जा रहे हैं, जिसमें 250-300 से ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, उनकी जान का माल का सवाल होता है, क्या वो प्लेन सही है, क्या उसमें भी चूक संभव है टेक्निकल हेल्थ जब जांचते हैं हम लोग? देखिए, ओवरलुक हो सकता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कई बार कोई लोग अपनी टेक्निकल कई कंट्रीज़ को मेरे को पता है कि जहाज़ में ये खराबी आ रही है, अच्छा उनका बर्नर थोड़ा ढीला है जेट पाइप में, तो ठीक है आरपीएम कम कर देना, ज़्यादा थ्रॉटल मत खोलना, ये भी हो सकता है। कई चीज़ें हैं, मतलब अंदर की अपने कंट्रीज़ के अंदर जो भी टेक्निकल मेंटेनेंस है। अब ये बोइंग ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर उनका पैसे बचाने के लिए कोई शॉर्टकट लेगा, शॉर्टकट की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हो रहा, कई कंट्रीज़ ने किया है, कई एयरलाइंस ने किया है, पकड़े भी गए हैं शॉर्टकट लेते हुए, टेक्निकल खामियों में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कई जगह ऐसी चीज़ें हैं, कोई छोटी से छोटी चीज़, सीट ढीली थी या ऐसा कुछ है, उसको लेकर बड़ी बड़ी खामियां हैं, उनको अब वो र्यूमर्स आ रहे हैं, र्यूमर्स हैं, पक्का नहीं मैं कह सकता, कि इस जहाज़ के कंस्ट्रक्शन में बड़े सवाल उठते थे, ढांचे के कंस्ट्रक्शन में सवाल उठ रहे हैं, फ्यूज़लाज के कंस्ट्रक्शन सवाल उठ रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ये नहीं, मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग टीम है नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं, पर इस सच्चाई क्या है या झूठ है सच है हम नहीं बोल सकते। पर ये ऑलरेडी मीडिया में ये सब ऑलरेडी ख्याल फैल रहे हैं, ये ख्यालों से ही र्यूमर स्टार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो इसका डिज़ाइन है या जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इस तरह की इसमें शिकायतें हो सकती हैं। हो सकती है, शिकायत होगी, इंजन माउंटिंग पे शिकायत होगी, इंजन इनटेक में ठीक नहीं है, आपके एट हाई आरपीएम इंजन अनयूजुअल वाइब्रेशन करता है, ये भी हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती है। पर देखिए, ये जो फ्लाइंग है अब आज की, ये इतनी मॉडर्नाइज हो गई है क्योंकि पैसेंजर का कंफर्ट पूरा देखते हैं, तो एवरीथिंग इज़ प्री कैलकुलेटेड एंड फेड इन द कंप्यूटर कि आपका इतना आरपीएम का होगा, जब आप V2 स्पीड पे पहुंचेंगे तो उसमें आरपीएम कितना होगा, और आप उसका आरपीएम फीडिंग जब आपने कंप्यूटर पे कर दिया तो आपने आरपीएम अगर बढ़ाएंगे भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में ऑलरेडी कम है कैलकुलेशन के हिसाब से। पर अगर आपने गलत कैलकुलेशन डाली, इनपुट ही गलत डाला है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें भी जिसको कहते हैं इनएडवर्टेंट चूक हो सकती है, बिना सोचे, आपने सोचा नहीं वो चूक हो गई, वो भी हो सकता है। सर, जब हमारी आपकी ये बात आम जनता सुनेगी तो उनको तो बहुत डर लगेगा, क्योंकि वो भाई देखो, इसलिए मैंने लोग जहाज में बैठते हैं। अनुराग साहब, मैं पहले बोल दिया था कि ये जो है बड़ा, ये इससे बहुत डर लगता है। हाँ। लोग सोचने लगते हैं हेलीकॉप्टर 5 करोड़, ये अभी कमांडर बख्शी बोल रहे थे 6 करोड़ 5, वो तो हो गए, क्या कर सकते हो आप, हो रहे हैं। भाई आपने इतनी बड़ी बात कही कि पैसों के सामने जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, पैसों के सामने उनके लिए इंसानी जिंदगियों की कोई मैं आप क्या अब इसकी बात छोड़िए, अब लड़ाई हो रही है, ये वेपन अलाउड नहीं है, ये वेपन अलाउड है, पर कंट्रीज कहती है हेल विद इट, दुश्मन के सिविलियन है, हमें क्या प्रॉब्लम है, वो लगा देंगे। बात तो वही हुई, इंसानियत की हुई, जिनेवा कन्वेंशन के साइन करने के बावजूद। लेकिन सर, वॉर और बिजनेस में बड़ा अंतर है। अरे बिजनेस में भी यही होता है, बिजनेस में आप नहीं जानते, जो शॉर्टकट लेते हैं पैसे बचाने के लिए। आप क्या नहीं, आप देखिए दूध की मिलावट में लोग मरते नहीं हैं, शराब की मिलावट में लोग मरते नहीं हैं, उनको नहीं पता लोग मरेंगे, अपने ही तो बंदे हैं। तो किसकी कैरेक्टर, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं साहब वो एयरलाइन वालों के कैरेक्टर हाई होते हैं, ग्वालों के कैरेक्टर कम होते हैं, ये थोड़ी हो सकता है। सर, ये तो आपने बड़ी गंभीर बात बताई। जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी या हमारी बाइक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है
उसके ब्रेक में या क्लच में प्रॉब्लम है, तो उसको तो हम लोग सड़क पर सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर विमान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, उसका बर्नर आपने कहा और भी टेक्निकल चीज़ें बताई, उसमें अगर उड़ान के दौरान ये सब चीज़ें फॉल्ट उभर जाता है तो पायलट को तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करता और जो है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, कैसे फिर उसको कंट्रोल करेगा अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो? ये हो जाता है, ये होता है, पर वो दायरे में रहता है, इतना ज़्यादा नहीं सीरियस की हो जाएगा, पर हो सकते हैं, बात वेरी लो परसेंटेज पे रहती है। तो लोग कहते हैं नहीं यार थोड़ी खामी है, पर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने दिल को पेशौरी करके ना सोच के बात आई गई कर देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अच्छा, मान लीजिए सर प्लेन उड़ चुका है, हवा में है, बहुत ऊंचाई पर है, उस समय कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है और क्रैश जैसी स्थिति बन जाती है, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो सिस्टम होता है, क्या वो उसको क्रैश से बचा सकता है? देखिए ऐसा है, कौन सी इमरजेंसी हुई, आप 35,000 पे फ्लाई कर रहे हो, अभी आप दिल्ली आना अभी आधा घंटा पे 45 मिनट बचे हैं, आप 35,000 पे हो, सडनली आपका प्रेशराइजेशन फेल हो जाता है, वो तो पायलट की इतनी इमरजेंसी हैंडल करने की क्षमता होती है, वो नीचे आ जाएगा। और जो ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन में कमी आ रही है, कुछ हो रहा हो, तो वो उसको भी कुछ कर सकता है। एक इंजन फेल हो गया और सिंगल इंजन पे आ जाएगा। पर अगर फर्ज करो दोनों इंजन या चारों इंजन फेल हो गए, जैसे कि इंडोनेशिया के पास में कौन सी जगह है, वहाँ पे वोल्केनो ऐश इतनी निकली थी कि एक बोइंग ऊपर से जा रहा था जंबो, और उसके चारों इंजन में राख घुस गई, चारों इंजन बंद हो गए। अब चारों इंजन बंद हो गए तो जहाज आ रहा है 35,000 फीट से नीचे ग्लाइड कर रहा है, पर नीचे आया तो एयर फ्लो से वो क्लियर हो गया और फिर इंजन रीलाइट हो गए। ये भी हो सकता है। तो उस समय एटीसी क्या करेगा? अगर फर्ज करो चारों इंजन फेल हो गए, दिल्ली एटीसी को बोलोगे तो दिल्ली एटीसी यही कहेगा कि ट्राई टू पुट योर एयरक्राफ्ट डाउन इन एनी नियरेस्ट रनवे। वो सारे अगल बगल के एयर रनवेज को एयरफील्ड्स को इतला कर देगा, सब जगह अपनी फ्लाइंग बंद कर देंगे, सब आसमान खाली कर देंगे कि एक इमरजेंसी का जहाज़ आ रहा है, इमरजेंसी में लैंड करेगा, शायद जयपुर लैंड करेगा, शायद इधर आगरा के लैंड कर जाए, कहीं कोई कुछ वो जो हो सके करेंगे। फिर अपने जो अपने एयरफील्ड के ऊपर क्रैश टेंडर वगैरह, और हर एक एयरफील्ड के ऊपर जो रास्ते में आ रहे हैं उनके क्रैश टेंडर्स खड़े हो जाएंगे, फायर फाइटर्स खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर्स रेडी हो जाएंगे कि भैया शायद हादसा यहाँ हो वहाँ हो। ये तो सब कुछ, ये तो SOP है। सबके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेडक्वार्टर्स में फ़ोन आ जाएंगे कि हमें एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, रेड ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, इत्यादि इत्यादि। और अगर कोई आपको लोकल पुलिस की हेल्प या फ़ौज की हेल्प चाहिए तो वो भी आप लोकल कमांडर्स को करके वो भी रेडी हो जाएंगे। उससे ऐसी कोई बात नहीं है, ये हो सकता है, पर वो कुछ कर नहीं सकते। आपका पायलट ही नहीं कुछ कर सकता, वो बैठा हुआ है जो कॉकपिट में, वो क्या करेगा इंजन को? वो भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसी चीज़ हो गई हो जो कि फ्लेम आउट हो गया है, वो पूरा का पूरा देखने की कोशिश करेगा, रीलाइट करने की कोशिश करेगा, और 1 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करेगा उसकी हाइट के हिसाब से। और जब हाइट बिल्कुल कम आ गई है, नीचे आ गया है, फिर देखेगा कि अच्छा मैं कहीं नहीं लैंड कर सकता, शायद नदी है, नदी लेक तो बहुत होती हैं, वो किसी नदी में डालने की कोशिश करेगा या किसी फील्ड में डालने की कोशिश करेगा। नदी में इसलिए डालने की कोशिश करते हैं इम्पैक्ट कम पड़ता है और आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एरोप्लेन की बॉडी ऐसी होती है कि उसका किश्ती नुमा होती है, नीचे से फ्लोट कर सकती है, डूबता नहीं है, वो काफ़ी देर तक फ्लोट कर सकती है, तो उसमें बचने के चांसेस होते हैं। और अगर वो ऐसा कुछ नहीं है तो कहाँ फोर्स लैंड कर सकता है? कोई ऐसा जहाँ खेत हों लंबे, जहाँ पे कोई अड़चन ना हो, तो वैसे वो लैंड करने की कोशिश करेगा, ताकि और कुछ इससे ज़्यादा। सर, जब आप एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर के रूप में जब आप जांच करते हैं, तो क्या आपके ऊपर दबाव रहता है किसी भी सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी का, एयरलाइंस का? मैं एयरफोर्स का इन्वेस्टिगेटर था, मेरे पे दबाव कोई डाल नहीं सकता था, कोई, सबको पता था कि ये डायरेक्टली, मेरी रिपोर्ट, हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट डायरेक्टली चीफ को जाती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम अलग जो होती है, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही है। एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जो मेंबर है वो अलग इंक्वायरी कर रहा है अपनी, वो उसमें कोई दखल नहीं देता, उसकी रिपोर्ट डायरेक्टली जाती है। अच्छा सर,
मैं सर आना चाहूँगा इसी क्रैश पर। तो क्या आपको लगता है कि कोई सरकारी जो भूतपूर्व सेना के विंग कमांडर हैं, जैसे आप एयर इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आप जैसे लोगों को इस तरह की जांच में शामिल होना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आपकी बातों से मुझे लगा कि अगर कोई नॉर्मल उसकी एक्सीडेंट की जांच करता है इन्वेस्टिगेटर, तो उसके ऊपर एयरलाइन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जो भी रेगुलेटरी एजेंसी होती है उसका दबाव हो सकता है। ये प्रावधान है। अगर एयरलाइन मांगे, डीजीसीए को रिक्वेस्ट करेगी, डीजीसीए बोल देती है कि काइंड हेल्प देम, कोई कुछ टेक्निकल पॉइंट है उस पर हेल्प कर दो, कोई मना नहीं करेगा, विल बी रेडी एवरी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर चाहें तो हो सकता है। सर मैंने थोड़ा सा बोइंग के बारे में पढ़ा है, और जैसे विसल ब्लोअर होते हैं हर फील्ड में, पॉलिटिकल में भी होते हैं, विसल ब्लोअर का मतलब है जो सच बोलना चाहते हैं, जो सच बोलना चाहता। तो ऐसे ही सर एक जॉन बर्नेट है और एक सैम सलेहपौर, ये बोइंग के विसल ब्लोअर्स थे। हाँ। इन्होंने जो बोइंग में मैन्युफैक्चरिंग में जो खामियां थी उनको उजागर करने का काम किया। आपने भी उनकी कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो आप इन दोनों की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या वाकई सच है? देखिए, ऐसा मेरे को अभी डिटेल अभी या पता नहीं, मैंने पढ़ी भी होगी, मुझे याद नहीं है कौन सा है। अगर आपको खास कोई बता सकते हो तो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि जॉन बर्नेट ने लिखा है कि वो उस कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं बहुत ज़्यादा थे। जैसे जो उनके विंग्स होते हैं, जो उसमें बोल्ट लोग कूद कूद के बहुत ज़्यादा बोल्ट को कसने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से लगाया था कि उसमें पानी भर जाता था और चीज़ आ जाती। ठीक है, वो मैं तो इस तरह की लापरवाही उन्होंने उजागर की, और फिर बाद में उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए किया गया क्योंकि जो असेंबली लाइन होती है वहाँ के लोगों को काम करने में डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो उन्होंने उसको चेंज नहीं किया और उसमें फिर ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। ठीक है, ये ठीक है, हो सकता है, हो सकता है ये ऐसी चीज़ें हैं। ये विसल ब्लोअर हैं। ये जो पॉइंट कह रहा है ये बड़ा मुद्दे का पॉइंट है, खासकर रिवेटिंग का जो पॉइंट। इसके अलावा कई मुद्दे उन्होंने इस तरह के उठाए कि उसमें पुराने पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर नए पार्ट लगाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। पुराने पार्ट्स लगा देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से लाते हैं कम आ पार्ट? जाएगी। वो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट के पार्ट्स लेके आते हैं। वो भी बड़ा रैकेट चल रहा था। ये मैं बोइंग की बात नहीं कर रहा, मैं अभी भी बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात पर मैं बता रहा हूँ कई कंपनीज ये पुराने पार्ट्स, सैल्वेज पार्ट्स लेके आते हैं, उसको लगाने की कोशिश करते हैं, उसको मार्केट में बिकते हैं चीप दामों पे। उनके टायर्स भी चीप दामों पे बिकते हैं। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो जहाज़ के इंजन्स और टायर मार्केट में आए हुए थे। 5,000 हमारे पास 5,000 टायर हैं, हमारे पास 600 इंजन हैं, ऐसे ऐसे लोग घूम रहे थे। हर एक जगह से इंजन निकाल के, अब किसको क्या पता क्या क्वालिटी है। ये है, तो ये है, बात सही है, विसल ब्लोअर होते हैं। तो जब सर उस विसल ब्लोअर ने जब आवाज़ उठाई, क्योंकि उसका ये कहना था कि भाई जो जहाज़ होते हैं एक विश्वास में लोग उस जहाज़ में सफ़र करते हैं। 1000% सही है आपका कहना कि ये पूरा विश्वास ह्यूमैनिटी का विश्वास होता है, एक कंपनी का विश्वास नहीं, मेरा, आपका, बच्चों का, सबका विश्वास होता है। उस विश्वास का तोड़ना तो आपको ह्यूमैनिटी का विश्वास तोड़ने वाली बात। और बाद में उस विसल ब्लोअर की मौत हो जाती है। अब ये कोइंसिडेंस होता है या इसके पीछे आपको लगता है कि कुछ आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसपे तो फिल्में बनाई जा चुकी हैं। लोगों के एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, लोगों के और कई तरीके से लोग मारे गए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, ये तो है। तो आप क्यों इसमें आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? ये तो बड़ा कॉमन चीज़ है, ये तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लोग तो सियासत का गद्दी के लिए मरवा देते हैं, अपने भाई को मरवाने को तैयार होते हैं। तो ये तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है। सर अगर कोई कंपनी घटिया और पुराने पार्ट्स का इस्तेमाल हवाई जहाज़ में करती है तो उसको सिर्फ एक नेग्लिजेंसी मानना चाहिए या फिर इसको मैनस्लॉटर की श्रेणी में डाल देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अब ये तो देश की कानूनी प्रणाली पर डिपेंड करता है किस कैटेगरी में डालेंगे, वो तो लॉ ऑफिसर बता सकेगा। बट ये एक किस्म से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसको मैनस्लॉटर की कैटेगरी में डालना चाहूँगा कि जानबूझ के उन्होंने ऐसे पार्ट्स अगर लगाए हैं जिससे कि हादसा हो सकता है। आप वहाँ पर लोग कहेंगे आप एविएशन की क्यों बात कर रहे हैं, आप फिर दूध में मिलावट और उसकी की बात क्यों नहीं कर रहे जिसमें भी हादसा हो सकता है। आपको ये पूरा का पूरा कानून प्रणाली चेंज करनी पड़ेगी। पर जब आप पनीर की मिलावट में
जिसमें कि केमिकल मिलाया जाता है और उसमें लोग मर भी गए हैं, कैंसर भी हो गया है, उसको भी मैनस्लॉटर बनाएंगे। ये भी करना पड़ेगा। रेलवे की पटड़ी के अंदर जो मिलावट होती है, या वहाँ पे नट्स बोल्ट्स में प्रॉब्लम आती है, या उसमें हर एक चीज़ में होगी साहब, दवाइयों में होगी। तो ये तो हर आपको, पर आप एक जनरल रूल आपका बनाइए, प्रिंसिपल, और इन प्रिंसिपल दिस इज मैनस्लॉटर। एनी एक्टिविटी deliberately done to earn profit at the cost of human life is manslaughter. अच्छा बख्शी साहब, अगर हम अपने एयर स्पेस की बात करें तो हमारा एयर स्पेस कितना सुरक्षित है? पिछले 2 दशकों में आपने हमारे एयर स्पेस में कितने बदलाव देखे हैं? एयर स्पेस का मतलब आपका क्या मतलब है? मतलब एयरफोर्स के एंगल से देख रहे हैं? एयरफोर्स के एंगल से भी, हाँ। और कमर्शियल फ्लाइट्स के एंगल से भी। देखिए, पहले कमर्शियली आप देख लीजिए, बहुत फ़र्क आया है। एडवांस्ड इक्विपमेंट आ गए हैं, एडवांस ट्रांसमिशन इक्विपमेंट आ रहे हैं। आपको आपके जो मोबाइल सिस्टम है, यही इसी सिस्टम ने कितना अंतर डाल दिया है। रडार, उसमें आपके आईएलएस की कंट्रोल और आईएलएस के जो क्वालिटी और में जो फ़र्क आया है, और ये सारे के सारे इंजन की परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क पड़ा है, ऑपरेशन बड़ा फ़र्क पड़ा है, प्रेशराइजेशन, क्वालिटी वगैरह, ये सारे के सारे जिसने किया है कि हैव वर्क टुवर्ड्स सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटी। एयरलाइन की मैं बात करता हूँ या रेलवे की बात करता हूँ, तो दे वर्क टुवर्ड्स सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ, कई जगह पे फ्रॉम द आइडिया ऑफ अर्निंग ऑफ ह्यूमैनिटी मनी, वो ह्यूमैनिटी के ऊपर ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट के ऊपर या ह्यूमन लाइफ के ऊपर, तो वो कानूनी एंगल से गलत होगा, उसको नहीं होना चाहिए। और एयरफोर्स में या डिफेंस के एंगल से तो बहुत बदलाव आए हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके एयरक्राफ्ट में, इक्विपमेंट में। पर सबसे बड़ा बदलाव आया है आपका इसमें इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस का आना। एयरलाइन, देखिए हमारे को प्रॉब्लम क्या है, हम अभी तक कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनाते, पर जिस दिन हम अपने एयरलाइनर बनाने लग जाएंगे, जैसे अभी C295 कासा के साथ में टाटा को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब ऐसे एयरक्राफ्ट हम बना के बेचेंगे, हम इंजन बनाएंगे। देखिए कावेरी इंजन LCA के लिए नहीं रेडी हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, मेटल की टेक्नोलॉजी नहीं है, या लेना नहीं चाहते। इसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने दिनों से हमने क्यों नहीं ली। हम चांद में जाने की बात कर रहे हैं, पर ये क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें इसका मतलब है कोई अपना धन बनाना चाहता है। मैंने ये भी नोटिस किया कई कंट्रीज़ में कि वो उनकी कंट्रीज़ में क्या करते हैं, वो खुद ना बनाएं, बाहर से ख़रीदें, ताकि जो डील करने वाले कमीशन खाते रहें, और कमीशन खाने का दौर चलता रहे। तो इसीलिए आप मत बनाइए। अब आप बताइए, आपके पास कौन सा जहाज़ बना है अभी तक? अब LCA बनना शुरू हुआ है, क्यों नहीं बना? HF-24 मैंने फ्लाई किया था, वो जहाज़ था मैक 2.6 क्लियर कर गया था स्विन टनल में, मतलब उसका एयर फ्रेम स्पीड से 2.6 टाइम ज़्यादा फ्लाई कर सकता था, जो आजकल के जहाज़ नहीं कर पाते। पर उसका इंजन नहीं था। इंजन क्यों नहीं था? क्या बात है? इसकी किसने तहकीकात पूरी की है कि हमारे पास क्या कमी थी, क्यों नहीं पूरी की गई, किसने अड़चन डाली, वो फाइल कहाँ है जिसमें थी? वो सारा इन्वेस्टिगेशन होगा, बड़ा भारी ये तहलका मच जाएगा अगर आपने डिफेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कि आपके अभी तक मेटल टैंक ग्रेड मेटल या आर्टिलरी ग्रेड तोपखाने के ग्रेड मेटल क्यों नहीं बनते? आपका कारगिल वॉर में 155 मिलीमीटर का शेल क्यों नहीं था आपके पास? क्यों आप मांग रहे थे, सोने के भाव खरीद रहे थे? इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उसकी रिपोर्ट जो है वो छुपाई जाती है। जो 1962 की वो लड़ाई थी कि वो रिपोर्ट है, हेंडरसन बुक रिपोर्ट, वो क्यों नहीं आपने देखी अभी तक? आप तो एडिटर है, आप तो बहुत बड़े मीडिया के प्रवक्ता है, यू आर लीडर ऑफ द मीडिया, कैप्टन ऑफ द मीडिया। क्यों नहीं आपने देखी? क्यों कि अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? ये सारी चीज़ें जो हैं अब बंद होने लग गई हैं।
इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैं चेंज देख रहा हूँ। अब धीरे धीरे लोगों के जो है होश उड़ने लग गए हैं, जो ये चीज़ सोचते थे करने की, अब वो है। क्यों आप कारगिल में क्यों सोते हुए पकड़े गए साहब? क्यों पाकिस्तानी आपको बिना बताए ऊपर आ गए? सिर्फ कह देना उन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंका, ये एक बड़ा अजीब सेंटेंस है जो मेरे को, मैं तंग आ गया हूँ सुन सुन के। पीठ में छुरा भोंका, अबे तुम सो क्यों रहे थे? चाणक्य ने तुम्हें बोला था सोने को। वो उसको रोना चाहिए कि वो हिंदुस्तान ने पीठ में छुरा भोंका, वो बानमा में मंजूर होगा। तुम्हें ये क्या बात है कि ये आपके इतने स्लीपर सेल्स क्यों हैं? क्या भाई ये जो चेंज अब ला रहे हैं, इसके बाद जिस तरीके से सिंदूर का अभियान चल रहा है, ये चेंज देखा है। तो आपका मानना है कि जो हमारी सुरक्षा प्रणाली है वो बहुत बदल रही है, रिएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है अभी। अब हो गई है, अब हो गई है, अब मतलब हो गई है। मतलब हम हादसों से पहले नहीं सोचते, हादसों से पहले हम सोच लेते हैं। मतलब हम अब हमको पहले होता था कि देखिए हम तो पहले हमला नहीं करते, तो हमने बोलना शुरू किया तुम पहले हमला क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें पता है कि हमला अगले हफ्ते होने वाला है, आप 1 महीना पहले करिए। किसने रोका है? कि भगवान ने कोई स्टैंप लगा के भेजा था कि आप हमला नहीं करेंगे? आपका तो चाणक्य तो यही बोलता कि हमला करिए, जो मर्जी करिए। तो अब वो नहीं है, वो खत्म हो गया सब। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। जिस गवर्नमेंट में इतना चेंज आ गया है कि लोग एक्चुअली कोप अप नहीं कर पा रहे इस बदलाव से। नाउ वी आर प्रोएक्टिव। ये तो आपने नमूना देख लिया ना प्रोएक्टिव का। आपने देख लिया नूर खान बेस में क्या हुआ है। आपको अभी तक तो हमारी मीडिया को भी नहीं पता क्या हुआ। इतनी जल्दी इतनी चीज़ें हो गई, क्यों हो गई? ये जो चीज़ है, ये लीडरशिप में जो बदलाव आया है, ये चीज़ है, ये दिख रहा है। और ये इसको मैं क्या बता रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट करने की क्षमता नहीं है उन लोगों को, क्योंकि लोगों ने इस माहौल में काम ही नहीं किया कभी। चलिए सर, फिर दोबारा से एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं। सर, एविएशन इंडस्ट्रीज़ में जो पायलट्स फटीगे है, यानी कि जो साधारण भाषा में करें उनकी जो पायलट्स की थकान है, फटीगा, हाँ, इसके अलावा ओवर शेड्यूलिंग और कमर्शियल प्रेशर, ये कितनी बड़ी समस्या है और इससे डायरेक्टली जो सेफ्टी है किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है? ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सच है, और इससे बहुत हानि हो सकती है। मैंने आपको तीनों चीज़ का जवाब दिया। ये सच है क्योंकि लोग वही पैसा बचाने के लिए पायलट कमी है, शेड्यूल कर रहे हैं, उनका रेस्ट प्रॉपर नहीं है। अरे रेस्ट प्रॉपर नहीं है, पता लगाओ क्यों नहीं हो रहा। आपको जल्दी क्या है? क्योंकि आपका पायलट नहीं है, उसको रोस्टर में घड़ी घड़ी डाल रहे हैं। अब वो उनकी वर्किंग, क्योंकि मैंने एयरलाइन में काम नहीं किया तो मैं उनकी इंटरनल वर्किंग तो मैं जानता हूँ, पर मुझे ये पता है कि आप रोस्टर ठीक से बना सकते हैं, पायलट को जो रिक्वायर्ड हेल्थ रेस्ट है वो दे सकते हैं। एक दिन हो सकता है कि यार आज ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं कोई ऐसा त्यौहार आ गया, नहीं है, वो साल में एक बार कभी हो गया तो हो गया, पर ये कांस्टेंट मैं सालों से ये सुनता आ रहा हूँ। मेरे जो पायलट कम्युनिटी, मेरे जो दोस्त एयरलाइन में चले गए हैं फ्लाइंग करने, वो कहते हैं, और इंडियन एयरलाइन ही फॉरेन एयरलाइन वहाँ गए हैं, वो कहते हैं कि कई जगह पे हमका रेस्ट नहीं मिलता, ओवर रोस्टर में ऐसा बनता है कि फटीग हमारी कोप अप नहीं होती। फिर और भी कई चीज़ें बताई उन्होंने, कई चीज़ें हैं। वो सब ये होता है कि आप अपना इकोनोमाइज करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, ये बात है। अच्छा सर, एक ज़माने में जो फ़्लाइट्स होती थी वो अमीरों के लिए होती थी, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था वो हवाई जहाज़ की सवारी करता था। लेकिन जब से हम लोग लो कॉस्ट की तरफ बढ़े हैं, तो क्या लो कॉस्ट की वजह से जो विमान कंपनियां हैं या जो एयरलाइंस हैं वो सेफ्टी मेजर्स को वो साइड कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई सरकारी प्रेशर की वजह से हमें पैसा तो कम मिलना है, तो हम लोग सेफ्टी मेजर्स पर इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे? तो ये भी एक वजह है सर। देखिए, ये भी एक वजह है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज हेडिंग टूवर्ड्स अर्निंग ऑफ मनी। जहाँ पे आपको पैसा कमाने के मौके कम होते जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पैसे की किल्लत आएगी, और किल्लत आती है तो आप शॉर्टकट लेते हैं। तो ये भी मैं बता दूँ, इसके लिए मैं सिर्फ उनको नहीं ब्लेम करूँगा जो शॉर्टकट ले रहे हैं,
मैं इसका ब्लेम करूँगा कि इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए कि रेगुलेटर्स एंड रेगुलेटेड लोगों के ऊपर इनकी जो मीटिंग होकर एक डायलॉग होना चाहिए, पॉलिसीज़ बननी चाहिए ये। और जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं उनको प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर जो भी पॉलिसी बनाता एविएशन की, ही मस्ट बी अ एविएटर। नॉन एविएटर विल नेवर अप्रिशिएट। देखिए, आपका टेलीविज़न का कार्य, आप इसमें बड़े महारत हासिल है, मैं नहीं जानता आपके बारे में, पर फ्लाइंग के बारे में आप मेरे बराबर नहीं जानोगे। तो फिर कल आपको अगर आप फ्लाइंग के इंचार्ज बना दिया जाए, अब इलेक्शन में खड़े हो जाओ और आपको मिनिस्टर बना दिया जाए या जो भी हो, फिर आपको तो समझ नहीं होगी। ये तो प्रॉब्लम है। देयर आर नो फ्री लंचेस। कहीं ना कहीं तो आपको तो क्या कहते हैं, लोग अच्छे एडवाइजर्स रखते हैं हु आर प्रोफेशनल्स, पर आपका एडवाइज़र ही प्रोफेशनल ना हो, आपके ब्यूरोक्रेट अगर बैठा हो उसको भी एविएशन का नहीं पता, सिर्फ किताबी बातें पता हैं, तो फिर बात वही बनेगी, पॉलिसी वैसी बनेगी। तो आपको इसमें प्योर प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे सर एक और मेरा इनको वर्किंग एटमॉस्फेयर ईजी करना पड़ेगा। सर एक सवाल मैं लिख कर लाया हूँ आपके लिए, जो FAA है और DGCA और बाकी जो रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं, क्या वाकई इन्फोर्स करने में सक्षम है या सिर्फ पेपर वर्क चल रहा है? दोनों हैं। अब देखो, जब किसी चीज़ को एनफोर्स करना होता है तो एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट की जो नीति होती है उस पर डिपेंड करता है। अब गवर्नमेंट की नीति क्या कहती है? गवर्नमेंट की नीति अगर कुछ कहती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उसके बीच में अड़चन कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? इज इट अ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम? इज इट अ टेक्निकल प्रॉब्लम कि हम कर ही नहीं सकते ऐसी चीज़? कोई ऐसी चीज़ बात हो जाए कि आप करिए, वो आप कर ही नहीं सकते। कि किसी ने कह दिया कि भाई फलानी जगह आप हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई एयरफील्ड बनानी है, वहाँ पे ये इक्विपमेंट लगा दीजिए, पैसे हैं, आप कर नहीं सकते। आप किसको ब्लेम करेंगे? या तो आप प्रॉपर किसी कंपनी को, एक्सपर्ट को बुलाइए बाहर से, कैसे भाई यहाँ कैसे करें, आपको ILS लगाना है, कोई रडार लगाना है, कोई कुछ करना है, जो भी करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये एक किस्म से आप जो कह रहे होता है, लोग शॉर्टकट लेते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, पर इसको दूर करने के भी तरीके हैं। इसके लिए आपको करना है, पहले तो सारे प्रोफेशनल होने चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका बंदे को पता ना हो। आप मेरे को एम्स का हेड बना के आजकल बैठा दीजिए, क्या हालत होगी आप खुद ही सोच लीजिए, यही बात होगी। तो ये हमारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आई है। वो सोचते हैं कि या तो इलेक्शन हो के आप आए हो तो आप उसको रन कर सकते हो, या आप ब्यूरोक्रेट हो तो उसको रन कर सकते हो। अच्छा बख्शी साहब, बिजनेस में कंपटीशन बहुत चलता है। मान लीजिए कोई बाज़ार है और वहाँ पर 10 गोलगप्पे वाले हैं, तो हर कोई ऑफ़र देना चाहेगा कि भाई सबसे सस्ता ऑफ़र मैं दूँ ताकि लोग मेरे पास आएँ। लेकिन जब भी सस्ते ऑफ़र देने की बात होगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ठीक ऐसे ही बोइंग और एयरबस के बीच में बिजनेस को लेकर, कमर्शियल बिजनेस को लेकर राइवलरी चल रही है। पब्लिक इस बारे में नहीं जानती कि भाई जो हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें भी इस तरह से कंपटीशन चल रहा है। तो क्या इन दोनों के बीच में जो बिजनेस राइवलरी चल रही है उसमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको साइड किया जा सकता है? इस बात से सहमत हैं आप? देखिए, ऐसा एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में आप कहीं भी शॉर्टकट लीजिए, वो सेफ्टी में ही इट विल एंड अप इन सेफ्टी। इट विल एंड अप इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एयरक्राफ्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेफ्टी। तो बात ही खत्म। तो ये आप बात करिए, इनके जो कंपटीशन चल रही है ये बड़ी भयंकर चल रही है, जिसका आपने नाम लिया एयरबस का और बोइंग का चल रहा है। एयरबस फ्रांस की है, बोइंग अमेरिका की है। फ्रांस और अमेरिका में क्या रिलेशन है आप खुद देख लीजिए। पूरी की पूरी यूरोपियन कंट्रीज एयरबस को सपोर्ट कर रही हैं, वो अमेरिका को नहीं सपोर्ट कर रही। बोइंग को प्रॉब्लम आ रही है। बोइंग को बड़ी इस समय जिसको कहते हैं ना कि एक अपहिल टास्क है, और तो बोइंग अपना मार्केट बनाना चाह रहा है किसी भी हालत में कि कैसे मैं अपना मार्केट बना लूँ। तो अब आप बताइए कि मैं ये नहीं कहता वो शॉर्टकट लेंगे या नहीं लेंगे, पर इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि कंपनीज शॉर्टकट लेती हैं। नाम नॉट टेकन। अच्छा सर, जो रूट होता है एयर स्पेस का,
उसमें पाकिस्तान के एयर स्पेस को क्या अवॉइड किया गया था? अगर वास्तव में किया गया था तो जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा लॉजिस्टिक दबाव झेलना पड़ता। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? क्या जब पाकिस्तान के रूट को आप अवॉइड करोगे तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा, और फ्यूल ज़्यादा लगेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपका फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, तो पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, आपके पायलट की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ आएगा। तो ये और इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है कि लड़ाई शुरू हो गई हो या कुछ हो या पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स खराब हो गए हों, तो वो हो सकता है। मान लीजिए सर कभी भारत पाक का तनाव ज़्यादा बढ़ता है और एस्केलेशन की तरफ जाता है, तो हमारे जो कमर्शियल एविएशन पर उसका इमीडिएट टैक्टिकल असर क्या हो सकता है? सबसे पहले ये आपकी सारी की कमर्शियल लाइनों की आपकी रूट बंद हो जाएंगे या बहुत लंबे हो जाएंगे। सबसे पहले तो वही बात है। और फिर आपके लोग शायद ट्रैवल ना करें आपके लाइन में, आप उस लाइन में ट्रैवल करें जिसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा, तो वो भी होगा। और सबसे बड़ा है कि आपका फ्यूल खर्चा होगा, टाइमिंग का खर्चा होगा, वो होगा। इट विल बी क्वाइट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन योर इकोनॉमिक ऑन द इकोनॉमी ऑफ योर एयरलाइन। एक सवाल मेरा यह भी है सर, क्या भारत को हॉस्टाइल एयर स्पेस की डिपेंडेंसी कम करने के लिए अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज रूट तलाशने चाहिए, जैसे मिडल ईस्ट के लिए कोई जरी बाईपास करना? देखिए, बिल्कुल, अगर हॉस्टाइल टेरिटरी को अवॉइड करना है तो आपको लंबा रूट लेना पड़ेगा। आप क्या कोई भी ले लीजिए, चाहे आप चाइना की तरफ चले जाइए, चाहे आप इस साइड में चले जाइए, जो भी है आपको करना पड़ेगा। उसके लिए डिप्लोमेसी काम आती है कि आप डिप्लोमेसी बनाए रखिए। देखिए, एक हद तक भारत की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं कि सबसे बनाए रखने का मतलब यही होता है कि नोबडी इज़ योर इमीडिएट एनिमी, नोबडी में बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड बट नोबडी इज़ योर इमीडिएट एनिमी, ये होता है। बट लंबे टाइम तक वो नहीं चलता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। अब आज लेटली अमेरिका इंडिया के बीच में जो चल रहा है, आप देख लीजिए, पता नहीं चलता आज दोस्त है कि कल दोस्त है, क्या होगा। ये चलेगा। तो इसमें आप मान के चलिए कि हॉस्टाइल टेरिटरी को अवॉइड करने के लिए आपको ऑल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा। उस पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएंगी, पैसेंजर्स के प्रॉब्लम्स आएंगी। सर, जब आप एक पायलट के तौर पर किसी भी क्रैश की खबर सुनते हैं तो कैसे अपने आप को पर्सनल ट्रिगर करते हैं, कैसा महसूस करते हैं कि भाई वहाँ क्या हुआ होगा? देखिए, हमारा एकदम ध्यान पायलट क्रैश किया तो कॉकपिट पे ही जाता है कि पायलट क्या कर रहा होगा, क्या किया, क्रैश क्यों हुआ, हमारा जाता है। तो हम उसके आंकड़े निकालने शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं कि क्या वेदर कैसा था, शायद इसके कारण हुआ, ऐसी टेरेन कौन सी थी कि उस टेरेन में हिट किया हो, फिर हॉस्टाइल टेरिटरी थी कि नहीं थी, उसका देखते हैं। पहले तो क्या कमर्शियल पायलट था, मिलिट्री पायलट था, जो भी है उसके हिसाब से सोचते हैं। और फिर हमको मन में विचार आते हैं कि अगर बैड वेदर हुआ होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बड़े मॉडर्न हैं, ये बैड वेदर झेल सकते हैं। फिर क्या लाइटनिंग स्ट्राइक भी होती है तो वो भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो तरह तरह के ख्याल ज़रूर आते हैं, पर हमको ये भी आता है ख्याल कि इसको किस तरीके से अगर क्रैश हुआ तो कैसे बचाया जा सकता था। तो वो इमेजिन हम वो सारे एक पिक्चर खींचती है, तब हम उसके फैक्ट्स ढूंढने शुरू करते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं, सुनते हैं। पर टेलीविज़न में आमतौर पे वो नहीं आता। अब क्रैश हो गया, वो ये शुरू में अगर हमें जब टेलीविज़न बुलाता है तो ये भी नहीं बताता कि चला लैंडिंग में क्रैश था कि टेक ऑफ में क्रैश था, उनको ही नहीं पता होता। और मैं सबसे पहले पूछता यार मैं पायलट और ATC में क्या बात हुई, वो ही नहीं। मैंने कहा कम से कम इतना तो पूछो, तुम्हारा जो वहाँ पे रिपोर्टर है पहले कहो उसको कि भाई ये जाके पता करे। सर, अभी तक तो ये समझ में आता था कि जब भी कोई प्लेन क्रैश की हम खबर सुनते थे कि भाई 3 ही दिक्कतें हो सकती हैं, या तो मानव त्रुटि यानी कि पायलट कोई गलती करे, या टेक्निकल कोई फॉल्ट, या मौसम में ख़राबी। सिर्फ इन 3 इश्यूज़ पर हम लोग सोचते थे, एक आम इंसान। लेकिन जो आपसे मेरी बात हुई, आपने तो बिल्कुल दिमाग की बत्ती खोल दी कि भाई जो ये मनी मार्केट्स के मॉडल्स हैं, इन्होंने इंसानी जान की जो वैल्यू है उसको बिल्कुल कम कर दिया है, अपने प्रॉफिट को ऊपर कर दिया है।
तो इस तरह से तो सर आपको लगता है कि भाई जो हमारे देश की सरकार है या और भी जो दूसरे देश हैं जहाँ पर ये बोइंग और एयरबस बनती हैं, उनको कंट्रोल लेना चाहिए इस तरह के विमानों पर? यह हमारा सजेशन था कि जितनी एविएशन बॉडी ऑफ इंडिया है, उस एविएशन बॉडी ऑफ इंडिया के ऊपर भारत सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, जितनी एयरलाइन भारत में फ्लाई कर रही हैं, जिनके यहाँ पे हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे चल रही है, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ एविएटर्स, प्रोफेशनल, कोई उसमें सिविलियन नॉन एविएटर नहीं होना चाहिए। और किसी और वो जिसको कहते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की एक सरप्राइज टीम होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि बॉडी ऑफ जॉइंट एयर स्टाफ इंस्पेक्शन, उसका पूरा इंस्पेक्शन करना चाहिए। पता एयरलाइन को बताओ हमारे हैं, उसका मेंटेनेंस देखो कैसे हो रहा है, उसका ट्रेनिंग कैसे चल रही है, क्या शॉर्टकट है। आप एक नहीं 3 दिन का इंस्पेक्शन लगाओ, पूरी रिपोर्ट लिख के सबमिट करो डीजीसीए को। डीजीसीए में सरकार को सारे प्रोफेशनल्स बैठाने चाहिए। देयर शुड बी नो पर्सन हु इज़ ब्यूरोक्रेट हु हैव नेवर वर्कड इन एविएशन। जिसने एविएशन में काम नहीं किया प्रोफेशनल, ही शुड नॉट बी देयर। अब आप देखिए सर, जो शुड नॉट बी देयर। वेदर को संभालने वाला अलग होना चाहिए, मेट ऑफिसर, इंजीनियर्स होने चाहिए, पायलट्स होने चाहिए, ये होने चाहिए। दे शुड बी ओनली टॉकिंग, नोबडी एल्स। ये कोई दिला दे राम सरकार की जो पुरानी चीज़ होती थी सब चली जाएगी। और लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रेजेंट गवर्नमेंट विल डू इट। आई एम क्वाइट सर्टन दे विल पुट ओनली प्रोफेशनल्स। सर ये जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जितनी भी डिस्टिलरीज होती हैं जहाँ शराब बनाने का काम होता है, तो ये नियम है कि वहाँ पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर, उसकी तैनाती होती है और उसकी देख रेख में वो सारी शराब बनती है, ताकि उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो सके। क्योंकि शराब का जो कंज्यूम है बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, इतने तो लोग फ्लाइट में नहीं जाते जितनी लोग शराब पीते हैं। तो उसकी वजह से जो डिस्टिलरीज़ में शराब बनाई जाती है उसमें कोई शिकायत नहीं होती। भाई मेरी जानकारी में तो अभी तक बहुत कम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें डिस्टिलरी में मिलावट होती हो। डिस्टिलरी के बाहर अगर शराब बनती है तो वहाँ मिलावट होती है। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि भाई जो बोइंग है या एयरबस या जो भी विमान बनाने वाली कंपनियां हैं, वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़रूर होना चाहिए। इंटरफेयर नहीं, नॉट इंटरफेरेंस, टोटल मॉनिटरिंग, कंपल्सरी मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। और उस कंपनी को अकाउंटेबल होना चाहिए कि क्यों क्या किया, तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी क्यों नहीं है। और इसके लिए पूरा करने के लिए गवर्नमेंट शुड हैव अ बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स जो इन लोगों को ट्रेन करेगी, जो उनको ट्रेन करे। हमारा चाहे आप उसको एकेडमी खोलिए, ऑफिस खोलिए, जो भी खोलिए, जहाँ जिस पे शक हो कि उसकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या तो आप उनको ट्रेन करिए या उनको रिजेक्ट करिए, उनका लाइसेंस मत लीजिए। क्योंकि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को ये नहीं पड़ेगी आप लेके आ जाओ और वो बैठा हुआ है अपने पॉश ऑफिस में, उसको कोई पता नहीं, इसको उसने बैक साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट भी नहीं देखा होगा, कहता मेरे को नहीं पता। अरे ही शुड नो फ्लाइंग, इफ़ ही डज नॉट नो फ्लाइंग, सॉरी। अगर आप मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो तो पर्सन शुड बी डायरेक्टली, इधर यू शुड बी अ डॉक्टर, सर्जन, स्पेशलिस्ट, समथिंग, वॉट एवर इट इज़, ही शुड बी देयर फ्रॉम ऑल फील्ड्स, तब बारी बनती है। ये सबसे बड़ी चीज़ जो हमने गलती करी है, ये को जनरलाइजेशन कर दिया है जी। हाँ, मैंने कॉटन इंडस्ट्री वगैरह की बात छोड़ी है, वहाँ पे आप कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, या किताबें जहाँ छप रही हैं वहाँ पे तो ठीक, बट नॉट वेयर द एविएशन इज गोइंग ऑन। सर जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या उसको जुडिशियल कमीशन की तरह काम नहीं करना चाहिए, जहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी हो भारतीय सेना के, वहाँ पर कोई सोसाइटी का व्यक्ति हो, एक्स कोई मीडिया मैन की भागीदारी उसमें हो। अगर जुडिशियल कमीशन की तरह एयर क्रैश की जांच होगी तो सच सामने आने में काफ़ी श्योरिटी रहेगी। जो इंक्वायरी करने वाले होते हैं वो सारे एक्सपर्ट होते हैं, पर जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले और की बात कर रहा हूँ मैं। आप इंक्वायरी करने वाले में भेजोगे, सब एक्सपर्ट भेजोगे कि जो एक जिसने ये कोर्स किया है, जिसने फ्लाइंग की है, वो जाएगा। पर जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एयरलाइन चला रहे हैं, वो जो होने चाहिए चलाने वाले, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब
हाँ, उनका अकाउंट्स जो सब डिपार्टमेंट है उसको मैं नहीं बात कर रहा, जो फाइनेंस की बात है वो कर रहा है। बट जो बंदा फाइनेंस की कैलकुलेट करता है विद एविएशन, तो उसको एविएशन का पता होना चाहिए। सर एक सवाल मैं आप जैसे लोकली लिख कर लाया था, जैसे आप जैसे जो एक्सपीरियंस वेटरन्स हैं उनको इनसाइट पॉलिसी मेकर में शामिल क्यों नहीं किया जाता? ये तो आप किसी भी महकमे की बात कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। हमें ये बताया गया है कि अब जो पॉलिसी जो बनती हैं वो प्रोफेशनल्स को लेके बनती हैं। अब इसके ऊपर आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि हो रही है कि नहीं हो रही है। ये पॉइंट आपका बड़ा अच्छा है। आई थिंक इल गो अ लॉन्ग वे कि हर एक जो पॉलिसी बनती है उसमें उस प्रोफेशन के आदमी सिर्फ वही सुझाव दें और कोई इधर उधर का नहीं होगा। पॉलिटिकल एंगल की बात होती है तो उसको आप बाद में उससे बात करें और उसे पॉलिटिकल एंगल ले लें, पर बात द डिसीजन शुड बी अ टेक्निकल डिसीजन। मेरे ख्याल से ये होने लग गया है, पर ये अगर नहीं हो रहा तो इमीडिएटली होना चाहिए। आपने जैसे ठीक कहा, मैं अब मजाक के तौर पे एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे कोई रिश्तेदार थे जी वो काम करते थे किसी लिकर इंडस्ट्री में जी और हमको कहते हैं जी मैं तो शराब को हाथ नहीं लगाता। तो मैंने कहा कल हलवाई कह दे जी मैं तो मिठाई नहीं खाता, तो तेरे को क्या पता है? तो एग्जैक्टली यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। सर एक मेरा सवाल ये भी है कि जब हम आप लोग हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हैं तो कई बार एयर टर्बुलेंस में फंस जाते हैं हम लोग, और कई बार 10-10 मिनट तक जो विमान है एयर टर्बुलेंस में फंसा रहता है। तो एयर टर्बुलेंस से जहाज़ निकल भी जाता है, लेकिन जो लोग हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, अगर मान लीजिए एयर टर्बुलेंस में लोग फंस जाएं और इस घटना, अब सीधी सी बात है, जो लोग आने वाले 2-4 साल में एयर टर्बुलेंस में फंसेंगे तो उनके दिमाग में अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना ज़रूर आएगी। तो टर्बुलेंस से जहाज को निकालना कितना सेफ होता है? क्या देखिए वहाँ भी कोई हादसा हो सकता है? सबसे बड़ी बात है ये अहमदाबाद वाले एक्सीडेंट में कोई टर्बुलेंस था ही नहीं। ये तो नॉर्मल टेक ऑफ से लैंड, वो दूसरी बात है। टर्बुलेंस में जो होता है बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उसका जो ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और इस कैटेगरी के जो क्लाउड्स होते हैं, रेन बेयरिंग क्लाउड्स, उनमें जो अप करंट्स एंड डाउन करंट्स बड़े हैवी होते हैं। इतने बड़े बड़े ओले होते हैं, ओले टेनिस बॉल जितने होते हैं। आपने अभी पिछले महीने एक एयरक्राफ्ट का फोटो देखी थी, उसके नोज के अंदर छेद हो गया था। वो डायरेक्टली वो थंडर स्टॉर्म में घुस गया था और उसके ऊपर वो हिस्सा जो होता है वो रेडोम का, वो डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, उसमें छेद हो गया। ये बड़ा कॉमन है, ये हो सकता है। हमारे जहाज़ कई बार हमें इतने बड़े बड़े, हमने भी डेंट्स देखे हैं अपने जहाज़ में कि लग गए हैं थंडर। पर इस जब अप करंट एंड डाउन करंट होते हैं तो एयरक्राफ्ट जो है जब उसमें घुस जाता है तो ऊपर नीचे जाता है, इसमें जाता है। पर उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर उस समय में अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मेरा ऊपर यूँ ऊपर गया, मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, छोड़ दूँ हल्का, तो वो अपने आप सेटल हो जाएगा, फिर जाएगा अपने आप से। उसको कोई ज़बरदस्ती उसको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती कि पर यात्रियों को नहीं पता होता, क्योंकि उनका झटके लग रहे होते हैं तो वो थोड़ा होता है। वो हम लोग की जो फ्लाइंग थी, फाइटर फ्लाइंग में, तो ये झटके कोई मायने नहीं रखते। पर जो यात्री लोग हैं उन लोग को मैं मानता हूँ, बच्चे वगैरह, उनको फिर वो थोड़ा सा अनसेटल्ड हो जाते हैं। कान में प्रेशर आता है, वो बड़ी चीज़ है। जो प्रेशर जब चेंज होता है तो ये एयर बैलेंस नहीं कर पाता तो फंस जाता है वो, तो आपको ये चबाने जैसी हरकत करनी पड़ती है, ब्लो करना पड़ता है, वो होती है। पर ये जो टर्बुलेंस की जब बात कर रहे हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, अगर आपने सीट बेल्ट वगैरह नहीं ठीक पहनी होगी तो आपको ऊपर शायद लग सकता है या आगे आप गिर सकते हो, ये बड़ा। मतलब जो लोग हमारा आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको अब थोड़ा सा राहत मिलेगी कि भाई टर्बुलेंस में जहाज सेफ है। कोई सेफ होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं पायलट हूँ तो मैं टर्बुलेंस में कोई स्ट्रगल नहीं करूँगा, मैं तो हल्के से कंट्रोल को भी छोड़ दूंगा, ठीक है। और मान लीजिए सर जहाज किसी तूफान में फंस गया है तो तूफान से जहाज को कैसे निकाला जाता है? तूफान का मतलब यही है जो आपकी बात कर रहे हो। और क्या रेन की बात कर रहे हो? रेन की देखो, ऐसा आपके रडार में आ जाता है पिक्चर कि आप
बैड वेदर में घुस गए हो, वहाँ रेन है, आप उसकी फ्लाइंग टेक्निक होती है, आप उसको फॉलो करिए। आपके वाइपर्स काम कर रहे होते हैं, आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कि हाँ, लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के भी तरीके हैं जहाज़ में, कि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं कर जाएगी आपके जहाज़ को, अनटिल अनलेस उस लाइटनिंग कंडक्टर सिस्टम के अंदर में लीकेज हो, वो दूसरी बात होती है। तो इसीलिए जहाज़ की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, कि अगर बहुत वाइब्रेशन होती है जो जहाज़ की, बेसिकली तब पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये आपको प्रॉब्लम बड़ी ज़बरदस्त आती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब एक कोई क्रैश हुआ था, मेरे को उसके लिए लगाया गया था, मतलब मेरे से पूछा गया था टीवी पे आके, जैसे मैंने आपको इंसिडेंट सुनाया, मिनिस्टर ने आके 1 घंटे में कह दिया ये पायलट एरर है। तो हम जब टेलीविज़न पे गए, स्टार न्यूज़ पे, हमने कहा मिनिस्टर साहब को कैसे पता पायलट एरर है? उन्हें एफडीआर देखा है, उनको कैसे पता क्या हुआ? कि हाँ नहीं, अरे अगर अंडरशूट अप्रोच हुई है, क्या चेक करो वेदर क्या था, कैसा था, अप करंट डाउन करंट नहीं थे, विंड शेयर थी कि नहीं थी, उसको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लोगों को जो लोग डर जाते हैं एकदम से, क्योंकि जिनको पता नहीं होता। हालांकि मिस्टेक तो, अरे आप खाना खाते हो तो जबान भी आप चबा देते हो, कई बार दांत लग जाता है, वो तो होता ही है, मिस्टेक्स कैन हैपन, इस पे पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सर एक और बात कही जाती है जहाज़ के बारे में कि टेक ऑफ और लैंडिंग, ये दोनों बहुत ख़तरनाक होती हैं। अगर प्लेन में कोई दिक्कत होगी, क्रैश होगा, तो या तो लैंडिंग के दौरान होगा या टेक ऑफ के दौरान होगा। तो ये बातें क्यों कही जाती हैं सर? देखो ऐसा है, हमारे लिए तो नहीं था ये ऐसा कुछ, क्योंकि आपकी जो एयरलाइन में फ्लाइंग और क्या होती है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग, बाकी तो आप स्ट्रेट लेवल फ्लाई करते हो, आप अपना बेल्ट शील्ड खोल के कॉफ़ी शॉफ़ी पी के। तो हमने जो फ्लाइंग करी वैसी नहीं थी, हमारी तो फाइटर फ्लाइंग होती थी। हाँ, लैंडिंग में एक्सपर्ट होना पड़ता है। लैंडिंग की क्या होता है, देखिए टेक ऑफ में आपको इतनी खतरनाक नहीं होता जैसे लगता है। टेक ऑफ पे आपको जहाज़ को सीधा रखना पड़ता है, और जब स्पीड्स आपकी बिल्कुल मुकर्रर होती हैं, आपको स्पीड पे आपका को पायलट कह देता है नोज़ अप, आप नोज़ अप कर देते हो, उसके बाद अनस्टिक हो जाता है, उसके बाद में जब आती है आपका थ्रॉटल बैक करने वाली बात होती है, सब ऑटोमेटिकली जाता है। उसके बाद आप लैंडिंग की जो बात आती है, वहीं पर आती है बात। पूरी सॉर्टी में कुछ नहीं होता, हमारे सॉर्टीज़ में जो था वो बहुत कुछ होता था, ऊपर नीचे ये अटैक वगैरह, वो अलग चीज़ें होती हैं। पर क्वेश्चन ये है, लैंडिंग के टाइम एक चीज़, टेक ऑफ के टाइम जहाज स्ट्रेट रखते हैं और देखते हैं कि अब सेंटर लाइन के ऊपर नोज़ आपका है, आपके पास में रडर होता है, उस पर ब्रेक्स भी होती हैं। कई जहाज़ों की ब्रेक्स हाथ में होती है, कईयों के पेडल पे होती हैं, बस आप उसको, और ब्रेक्स इंडिविजुअल ब्रेक्स होती हैं, तो जिसको कहते हैं डिफरेंशियल ब्रेकिंग सिस्टम, और वो आप स्ट्रेट लाइन पे रखिए, आपको आराम से टेक ऑफ हो जाता है। लैंडिंग के टाइम थोड़ा आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि जहाज़ को आप किस तरीके से आके इस किसी स्पीड पे, जिस पे फ्लाइंग स्पीड पे आके जब राउंड ऑफ करते हैं, ताकि, और उसके बाद में आपका इंजन हल्का सा पीछे से पावर बंद होनी होती है, तो जहाज़ धीरे धीरे सिंक करता है। जब जहाज़ धीरे धीरे सिंक करता है, तो आप अपना उसका नोज़ थोड़ा ऊपर करते रहते हैं, ताकि आपको और लिफ्ट मिलती रहे, तो आपका रेट ऑफ सिंक कम होता रहे, और आपके व्हील्स बड़े हल्के से रनवे पे लग जाएं। ये आमतौर पे दिस इज़ द बेसिक थिंग। बाकी तो ये मैंने आपको रफली समझा दिया है, और फिर पायलट उसका नोज़ नीचे करता है और ब्रेकिंग स्टार्ट करता है। कई जहाज़ों में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी, कैरावल जैसे एयरलाइनर में टेल शूट भी होता था। पायलट उसको टेल शूट को निकाल देगा, तो आपके ब्रेक्स बहुत कम लगेंगे और जहाज़ जल्दी रुक जाएगा। खासकर अगर बैड वेदर है, सब कुछ है, या रेन में आप लैंड कर रहे हो, तो फिर आपको करना पड़ेगा। लैंडिंग इन द वेट रनवे टेक्निक डिफरेंट होती है। अच्छा सर, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इसमें इमरजेंसी जो गेट खोलकर एक व्यक्ति की जान बच गई, तो उसको लेके लोग बहुत सरप्राइज़ कर रहे हैं कि जो इमरजेंसी गेट था उसमें क्रू मेंबर्स भी निकल सकते थे, या जो उसके अगल बगल में लोग बैठे होते थे वो भी निकल सकते थे। तो लोग उसके बचने पर सवाल उठा रहे हैं। ये मेरे को एक्चुअली शक है, लगता है ये सबसे लास्ट में निकला है। ये भी मेरे को पता चला है कि ये पहले नहीं निकला, ये लास्ट में निकला है ये। और इसकी जो सेक्शन थी, वो जलते हुए सेक्शन से दूसरी जगह चली गई थी,
इसका इसलिए इसको आग लगने का अंदेशा नहीं था। अब ये नहीं मेरे को पता इस टाइम कि कितने लोग आग से मरे, कितने लोग आग से नहीं मरे, ये नहीं पता, क्योंकि किस सेक्शन में कितने मरे, किस सेक्शन में आग लगी या नहीं लगी, ये नहीं पता। पर ये तो लकी आदमी था, ये इमरजेंसी डोर के बगल में बैठा था, डोर खुल गया, ये वहाँ बाहर आ गया, और लोग इस एंगल में था कि शायद इसको कुछ भी नहीं हुआ। लोग मतलब सेल्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जब एक बच सकता है तो 2-3 और बच सकते थे। उसके बाद वो सोशल मीडिया पर लिख देते कि जाखोर आके साइयाँ मार सके ना कोई, ये वाली बात भी वो कर रहे हैं। नहीं, यही बात है, जाखोर आके साइयाँ, यही बात है, और कोई बात नहीं है। ये वो इस एंगल पे बैठा था कि कोई उसको बीम नहीं गिरी लगी, कोई कुछ नहीं सिर पे लगा, कोई आग नहीं आई उसके ऊपर आई, और वो प्रेशर को ऐसे एब्जॉर्ब करके बैठा कि उसकी सीट ने सारा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया, और वो कलाबाजी 1-2 बार खाई होगी बेचे जहाज ने, फिर बाहर निकल आया। सर अंत में 2 सवाल आपसे और पूछूंगा मैं। हमारे देश में हेलीकॉप्टर क्रैश बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब साल में 2-3 घटनाएं तो हेलीकॉप्टर क्रैश की हो ही जाती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई ख़राब मौसम था, विजिबिलिटी थी नहीं, उसके बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया, और जिसके बाद नतीजा सब लोगों ने देखा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो लोकल हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमारे धार्मिक प्लेसेस पर हैं, तो इनमें भी खामियां हैं, या ये एक्सीडेंट्स किस तरह से होते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, पर ऐसे एक्सीडेंट्स जो होते हैं शॉर्टकट से होते हैं। आपको पहली बात है, इनको मॉनिटर करना चाहिए। इनका ऑपरेशन चल रहा है, जब हमारे एयरफील्ड पे ऑपरेशन होता है तो एक पोस्ट होती है चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, स्कू कहते हैं उसको, वो ओसी फ्लाइंग, ऑफिसर इन चार्ज फ्लाइंग, वो पूरी फ्लाइंग एक्टिविटी को देखता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब उसके जिम्मेवारी में आती है। कौन फ्लाइट सेफ्टी का हनन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, बैड वेदर है, ये क्यों टेक ऑफ कर रहा है, ओके ये पायलट तो इसका रेटिंग नहीं है, इस पायलट की रेटिंग है, यही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है हर एक जगह मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसकी एक DGCA की टीम होनी चाहिए ऑफ प्रोफेशनल्स, या गवर्नमेंट की जो टीम जो भी कहो, वो इंडिविजुअली मॉनिटर करेंगी, चाहे कोई भी प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट कर रही या नहीं कर रही। जिस ऑपरेशन ऑफिसर्स जो कहे वही होना चाहिए, एंड ही शुड बी अ थरो प्रोफेशनल, अकाउंटेबल, वो होना चाहिए। आपको चाहे पैसे ज़्यादा लगें, खर्च होंगे, जखों कुछ कम हो, ये एक पोस्ट होनी चाहिए, और एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए DG, जो कि ये सब जगह प्रोफेशनल पहुँचे। आप जैसे, हम जैसे जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको आप लगाइए, उनका काम ये होगा टू ऑपरेट। हेलीकॉप्टर ऑपरेट हो रहा है तो एक ऑपरेशनल ऑफिसर जो हेलीकॉप्टर एक्सपीरियंस्ड हो, और जो सब जगह गया हो, वो सब जगह जाके सब जगह लैंडिंग देख के आए, कैसी जगह है, और पूरी जगह मॉनिटर होना चाहिए। केदारनाथ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपके 3 बंदे होने चाहिए जो आपको बताते रहें, साहब वेदर ख़राब है, मत आइए, ये है, वो भी प्रोफेशनल होने चाहिए। देखिए, आपका जो डिपार्टमेंट है वो प्रोफेशनल तो बनेगा, पर बड़ा आपको महंगा लगेगा उस समय, पर ये वर्थ इट है। सर सरकार को देखिए, सरकार 5 एक्सीडेंट इन 6 वीक्स, ये तो किसी भी मैथमेटिक्स से एक्सेप्टेड नहीं है। सरकार को देखिए, सरकार सिर्फ एविएशन कंपनीज को लाइसेंस दे देती है हेलीकॉप्टर चलाने के। ये गलत बात है, और उनको लाइसेंस देने के बाद में आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सरकार की, वो क्यों नहीं है? सरकार की मॉनिटरिंग क्या क्या होनी चाहिए? क्योंकि हर प्रदेश में एक उनका एविएशन डिपार्टमेंट होता है। हर एक, आप क्या एविएशन डिपार्टमेंट हर एक प्रदेश में हो? हर प्रदेश में होता है। वो जो एक सेंट्रलाइज एविएशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो DGCA का है, उसमें फ्लाइंग डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर है, आप उसको कोई नाम दीजिए, और नेशनल ऑपरेशन एयरलाइन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो भी है, वो हर एक जगह 29 स्टेट, जितनी स्टेट्स हैं वहाँ से, जहाँ सब जगह उनको जाए, इंस्पेक्शन करे, उनके कहाँ हैं। अगर केदारनाथ में फ्लाइंग वगैरह हो रही है, उत्तराखंड में कौन सी टीम है, वहाँ कौन पर है, उनके बिना आप फ्लाइंग नहीं करेंगे। वो मॉनिटर कर रहा है, ATC में है नहीं, अगर कई जगह तो ATC वाला ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, यूं ही लैंड कर रहा है। नो, इट शुड नॉट बी अलाउड। पर इसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा प्रावधान लाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी।
इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं इंक्रीज करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपके ये एंगल आएगा इसमें बड़ा, पर आएगा। आपने ये 5 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर इन 6 वीक्स, तो किसी भी मैथमेटिक्स के, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के तहत बैलेंस नहीं हो सकता। मतलब जिस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो हमें साफ तौर पर बख्शी साहब कह देना चाहिए कि ये तो मौत के खिलौने उड़ रहे हैं, किसी तरह का कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं। मतलब भगवान के ऊपर चल रहा है, अगर ऊपर से बचकर आ गए तो आ गए। आप भगवान पे क्यों बात छोड़ते, अपने हाथ पे बात लीजिए ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि भगवान पे बात पर छोड़िए। दिस आई वुड लाइक टू एडवाइस द गवर्नमेंट। मेरी कौन सुनेगा, अगर किसी ने सुन ली तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपको ये एक स्पेशल प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे। और बाय द वे एयरफोर्स में इतने प्रोफेशनल्स हैं, आप एयरफोर्स से कहिए इनको सेकंड करिए, उनको भेजिए 3 साल के लिए, 2 साल के लिए ऑन दिस ड्यूटी करेंगे, वापस भेज दीजिए एयरफोर्स उसको। हमारे बंदे अगर जाके सूडान में जाके सिविल फ्लाइंग लोगों को करा सिखा सकते हैं, हमारे और जगह मालदीव्स में, कारनिकोबार, श्रीलंका में, हर जगह जाके करते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? एयरफोर्स वाले जाते हैं, मेरे कितने दोस्त गए हेलीकॉप्टर वाले, तो वो जा सकते हैं, तो क्यों नहीं क्या हम हिंदुस्तान में कर सकते? इन प्राइवेट कंपनीज पे लगाम लगानी पड़ेगी। अगर आप नहीं लगाएंगे, उनको आपका प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आता है। तो आपको लगता है कि ये जो कंपनीज हैं, सरकार के साथ इनकी मिली भगत होती है? अब ये अंदर का मामला, ये मैं नहीं पता कि वो किस तरीके से अपना काम निकाल, घी टेढ़ी उंगली से निकालते हैं कि सीधी उंगली से निकालते हैं। हाँ सर, जब रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब वो मैनेजमेंट कुछ देखो ऐसा है, जब हमारे डिफेंस के स्कैंडल्स में सरकारी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हर एक स्कैंडल में तो होंगे। पैसा किसको, मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे ये देखते हैं ना कि पैसा कमाने का तरीका, वो कहीं भी निकल आता है। तो अगर आपको देश से की इज्जत करनी है, प्यार है, और आपको लोगों की रक्षा करनी है, तो आपको ये प्रोफेशनल बॉडीज़ हर जगह लानी पड़ेंगी। कोई नहीं केदारनाथ में जहाज़ उतर रहा और कोई पता नहीं कौन कहाँ है, एटीसी नहीं है, कुछ नहीं है, बताने वाला नहीं है। मेरे को नहीं पता कि होता है नहीं होता, पर कभी नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कि इट शुड नॉट बी डन, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, एंड पीपल मस्ट बी मेड अवेयर। सी एविएशन अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही ज़रूर अवेयरनेस लाएगा। मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। सर, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में एविएशन अवेयरनेस कितनी है अभी, और बहुत इसको लेकर क्या क्या काम होना चाहिए? बहुत कम है, ये मैंने पता, इसको पहले होना चाहिए। पहले जो हमारे को एनसीसी होती थी, पहले कंपलसरी, बड़ी अवेयरनेस थी। ये ड्रोन वगैरह की बात तो हमने 1959 में सुनी थी, व्हेन आई वाज अ जूनियर विंग एनसीसी कैडेट। आई हैव हर्ड अबाउट ड्रोन। वो ड्रोन नहीं बोलते थे उसको, वो उसको ड्रोन नहीं बोलते थे, वो जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट था। हमने, हमारे एनसीसी ऑफिसर ने हमको दिखाया था, पिलानी के अंदर दिखाया था, हाउ अ एयरक्राफ्ट मॉडल कैन ड्रॉप अ बॉम्ब, और करके दिखाया था उसने रिमोट कंट्रोल से। 59 की बात है। आप बताएं कि यही ड्रोन करता है, यही ड्रोन कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये अवेयरनेस आनी चाहिए। लेक्चर्स, प्रोग्राम्स, ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। आपके हर एक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और डबल इंजन, कौन सा ज़्यादा सेफ है इसमें? कौन सा ज़्यादा सेफ? तो डबल इंजन है। आप ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन, मतलब कॉमन क्वेश्चन है ये ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये है, अब मैं आज एक सिंगल इंजन फाइटर फ्लाई कर रहा हूँ, एक ट्विन इंजन, मैं ट्विन इंजन फाइटर फ्लाई किया, HF-24 जिसकी बात कर रहा हूँ। अब एक इंजन फेल हो जाए, दूसरा तो है। लेकिन जब एक सिंगल इंजन, अगर वो सिंगल इंजन ही फेल हो जाए तो सेफ है ही नहीं वो, तो बात खत्म। आप पायलट इजेक्ट करेगा जी बाहर। अगर इंजन फेल हो गया, एयरक्राफ्ट गया, पायलट हैज़ टू सेव हिमसेल्फ बाय इजेक्शन सीट। या इजेक्शन सीट वो अलग चीज़ होती है, आपको पता नहीं कैसी होती है। उसके नीचे जैसे आप बैठे हैं, इसके नीचे वो रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है, एक्सप्लोजिव लगा हुआ है। आप इसको ठकाक करके फेंकोगे, आपको, आप टंबल करते हुए जाओगे, उस टाइम आपके होश उड़ जाएंगे। और फिर जब आपको आँख खुलेगी तो देखोगे कि पैराशूट खींच रहा है आपको, आप फिर लटक के आ रहे हैं।
ये पायलट के लिए भी होती है और ये जो यात्री बैठे थे उसके लिए भी होता है ऐसा? यात्रियों के लिए नहीं होती, ये सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की पायलट बात के कर लिए। रहा हूँ। अच्छा, ओके। मैं सिर्फ फाइटर की एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, यात्रियों की नहीं। यात्रियों में कभी ऐसी चीज़, तभी कोई ऐसी हरकत नहीं होती आपके एयरलाइनर में कि ये चीज़ें करने मिलेंगी। तभी एयरलाइन इज सेफ, मैं तभी बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी सेफ थिंग टू। तो सर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर क्या फिर बंद सिंगल होने इंजन चाहिए? हेलीकॉप्टर नहीं, कई जगह आपको सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है, फॉर लाइट वर्क वगैरह के लिए सिंगल इंजन की होती है। उस पर हेलीकॉप्टर में मैं बताऊँ आपको, आप हेलीकॉप्टर के बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हो। हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है, हेलीकॉप्टर के ऊपर एक प्रावधान है, वो ऑटो रोटेट करता है। इंजन आपका रोटर बंद हो गया ना, अगर आप नीचे रोटेट करके नीचे आओगे तो ये घूमता रहेगा हवा से। ये जब हवा से घूमेगा तो आपके पास इतनी स्पीड होगी कि आप इसको कंट्रोल करके लैंड कर सको। ऑटो रोटेशन कहते हैं इसको, ये कर सकता है। तो वो सब पायलट की दक्षता पे निर्भर करता है कि वो सबको ट्रेनिंग दी जाती है। जब हमारे कोर्समेट्स जो हेलीकॉप्टर में गए थे वो करते थे, हम उनको देखते थे ऑटो रोटेशन, उसका टेस्ट होता था। जो ऑटो रोटेशन के टेस्ट में ठीक हो गया तो मानो वो ठीक है, तो ये होता था। तो देखिए बख्शी साहब से आज हमने बात की, तो अभी तक जो लोग समझते थे कि भाई जब प्लेन क्रैश होता है तो उसमें 3 ही खामियां होती हैं, एक मानव त्रुटि और मौसम ख़राब हो जाता है, इसके अलावा टेक्निकल फेलियर। लेकिन बख्शी साहब ने जिस तरह से मेरे शो में बात बताई कि भाई जो बड़ी बड़ी प्लेन निर्माता कंपनियां हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इंसानी जान को वैल्यू कम देती हैं, घटिया पार्ट्स भी वो लगा सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्लैक बॉक्स की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है और ये बात कही जा रही है कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो किसी भी तरह से भारत में प्रेशर टैक्टिक्स को यूज़ नहीं होने देंगे और जो बोइंग निर्माता कंपनियां हैं उनकी मनमर्जी नहीं चलने देंगे। तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सच ज़रूर सामने आएगा। और जैसा कि बख्शी साहब ने बताया कि 1 या 1.5 महीने में तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, तो उम्मीद है कि ये इन्वेस्टिगेशन भी 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी और देखना होगा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सच किस तरह से सामने आता है। धन्यवाद बख्शी जी, जय हिंद। जय हिंद।